आपकी किडनी डिजीज अर्ली ऑनसेट चाइल्डहुड में ही पता चल गई है ड्यू टू जेनेटिक डिजीज, उस टाइम आपने ट्रीट कर भी दिया बट वो एक रिस्क फैक्टर आ जाता है, तो आगे जाके भी आपको किडनी इंजरी या फेलियर हो सकता है। कौन से फूड आइटम्स होते हैं या कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं या खाने की चीजें हैं जो हमारी किडनी के लिए अच्छे होते हैं? जब हमको किडनी डिसीज हो जाता है उसमें डाइट का ज़्यादा इंपॉर्टेंस है रादर देन किडनी डिजीज होने से पहले, कि फूड आइटम्स इतना इफेक्ट नहीं करते। जो आपके नॉर्मल ऑर्गन्स के लिए इंपॉर्टेंट डाइट है आपको लेना है। जब आपको किडनी डिसीज हो गया, वो इस लेवल पे आ गया कि आपको क्रोनिक किडनी डिसीज हो गया, तब हम बोलते हैं कि आपको थोड़ा प्रोटीन रेस्ट्रिक्टेड लेना है। यूजली हमको 0.8 to 1 ग्राम प्रोटीन लेना है पर केजी पर डे। ऑयल अगर हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो हमारे हार्ट पर तो उसका असर पड़ता ही है, क्या किडनी पर भी उसका कोई असर पड़ता है? तो ऐसा वो किडनी को अफेक्ट नहीं करेगा, बट वो किडनी की जो छन्नियां हैं उनको अफेक्ट नहीं करेगा, पर उस पे जो छन्नियों पे जो ब्लड वेसल्स आ रही हैं, छन्नी को ब्लड सप्लाई करे, उनको अफेक्ट करेगा। आप ये जूस पी लो, इससे आपकी किडनी डिटॉक्सिफाई हो जाएगी। काले नमक का पानी पी लो, उससे जूस, फूड, काला नमक का पानी, ये दीज आर नॉट डिटॉक्सिफाइंग एजेंट ना। किडनी खुद ही एक डिटॉक्सिफाइंग ऑर्गन है। कोई फूड आपके उस चीज को डिटॉक्सिफाई नहीं करेगा, वो तो किडनी खुद ही डिटॉक्सिफाई कर रहा है। एज सच कोई फूड नहीं है जो डिटॉक्सिफाई कर सकता है। फ्रूट आइडियली आई सजेस्ट कि आप फ्रूट जूसेस ना पिया करिए। स्मोकिंग और अल्कोहल का कल्चर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इससे भी किडनी फेलियर का रिस्क रहता है। स्मोकिंग होगा तो आपको एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज बढ़ जाएंगे, आपको हार्ट की दिक्कतें बढ़ जाएंगी, आपको लंग की दिक्कतें बढ़ जाएंगी। तो स्मोकिंग इनडायरेक्टली वे में आपको किडनी को भी इन्वॉल्व कर लेगा कि वो ऑर्गन सॉल्व होंगे। किस एज ग्रुप में ज्यादा चांसेस होते होने के? डिफरेंट जेनेटिक डिसीज है जो डिफरेंट एज ग्रुप को इन्वॉल्व करती है। तो वो डिपेंड करता है कि पेरेंट्स को किस एज ग्रुप में थी, उनका जेनेटिक टेस्टिंग हुआ था या उनका डायग्नोसिस क्या डिसीज था, उस पर डिपेंड करेगा कि वो किस एज में कौन सी जेनेटिक डिसीज आपकी किडनी डिसीज है। किडनी फेल होती है तो बॉडी के ऐसे कोई अलार्मिंग साइंस नहीं होते हैं? किडनी में एज सच डायरेक्ट सिम्टम्स नहीं होते अनटिल अनलेस आपका यूरिन आउटपुट बिल्कुल ही नील हो जाए। उन कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि वो डायरेक्टली डिनोट करेंगे कि आपको किडनी की दिक्कत है। तो ऐसे पेशेंट्स को सटल सिम्टम्स होते हैं, पता नहीं चलते हैं, जैसे कि थकावट होना, भूख ना लगना, बार बार उल्टियाँ होना, खुजली होना। कैसे पता चलता है पेशेंट को कि किडनी उनकी फेल हो रही है? पेशाब का एकदम से रुक जाना, पैरों पे सूजन आना, एकदम से होगा 3 महीने के अंदर, 1 महीने में भी हो सकता है। आंखों पे सूजन आना, फीवर आना, निमोनिया हो जाना, उसकी वजह से किडनी पे असर आना, या और भी कोई डिसीज़ है उसकी वजह से जो किडनी पे असर आ रहे हैं उसकी वजह से वो सिम्टम्स आ सकते हैं। उसकी वजह से हमें पता लग सकता है कि एक्यूट किडनी इंजरी। बट द मार्कर एक ही है, वो है जो हम टेस्ट करते हैं, वो क्रेटिनिन या फिर पेशाब का कम होना। अगर किसी का किडनी लास्ट स्टेज पर है तो भी वो कंप्लीटली क्योर हो सकता है? तो उन केसेस में यही होता है कि आपको और किडनी की डिसीज के प्रोग्रेशन को रोकना है। ओके। अगर वो स्टेज 5 में आ गया, उसकी कंडीशन आ गया कि उसको डायलिसिस करना है, तो बेटर है कि उसको फिर डायलिसिस करना चाहिए, क्योंकि इतने यूरेमिक टॉक्सिन्स बॉडी में जमा हो गए हैं, वो किडनी को और हार्म कर रहे हैं। किडनी फेलियर हमारी बॉडी के लिए एक साइलेंट किलर भी हो सकता है। आपको पता है हमारी किडनी पूरे दिन काम करती है, 24/7 किडनीज हमारे लिए काम करती हैं, लेकिन अगर ये फेल हो जाएं तो क्या हो सकता है? आजकल की हमारी पुअर लाइफस्टाइल, डायबिटीज, बीपी, इन सारी चीज़ों की वजह से किडनी फेलियर के केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। आज के हमारे सेशन में हम किडनी फेलियर के बारे में बात करेंगे। हाय, माय नेम इज़ वर्षा दुबे एंड वाचिंग एनबीटी लाइव। आज इन सारी चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर उदित गुप्ता। हेलो सर, वेलकम टू एनबीटी लाइव। थैंक यू सो मच इनवाइटिंग मी। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है अपना वक्त हमें देने के लिए। और जैसे कि मैंने बताया कि आज के हमारे सेशन में हम किडनी फेलियर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि एक्चुअल में किडनी फेलियर क्या होता है? मतलब कभी कभी लोगों को लगता है कि किडनी फेलियर मतलब किडनी कुछ भी काम नहीं कर रही है, अब कोई भी सोल्यूशन नहीं है। कब बोलते हैं कि किडनी एक पेशेंट की फेल हो गई है? हाँ, ये दिस इज़ अ वेरी नाइस क्वेश्चन। तो इनिशियली हम पहले टर्मिनोलॉजी यूज़ करते थे किडनी फेलियर, बट ड्यू टू द फेलियर टर्म अभी वो चेंज होके किडनी इंजरी हो गया है। तो किडनी फेलियर या इंजरी से पहले मैं बेसिक्स ऑफ किडनी कुछ बता दूं। सो नॉर्मली वी हैव 2 किडनीज, हमारे पास 2 किडनी होती हैं, ईच इज़ 150 ग्राम्स। दोनों किडनीज में जो फंक्शनल यूनिट होता है उसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन्स। और ईच किडनी में अराउंड 9 से 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं। उस नेफ्रॉन्स में ग्लोमेरुलाई होते हैं, ट्यूब्यूल होते हैं और वेसल्स होते हैं। तो अगर मैं एक लेमन लैंग्वेज में समझाऊं, जो घर में हम
छन्निया से चाय छानते हैं, नेफ्रॉन्स भी उस तरीके से होते हैं। डिफरेंस बस इतना है कि जो हम चाय छानते हैं, जो छन जाता है वो चाय अच्छा होता है, जो छन के ऊपर रह जाता है वो गंदा पदार्थ होता है। किडनीज में उल्टा होता है, जो छन के निकलता है वो यूरिन है, वो इज द वेस्ट प्रोडक्ट, और जो बच जाता है वो इज द गुड प्रोडक्ट। सो बेसिकली अगर किडनी का फंक्शनल स्टेटस पता करना है तो उसका तरीका होता है हम ये पता करें कि किडनी का ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना है, एक कितनी देर में कितना फिल्टर कर रही है। सो इसको जानने के लिए हम ऐसे किडनी मार्कर्स यूज़ करते हैं, जिसमें से रूटीनली जो हम यूज़ करते हैं वो है क्रिएटिनिन। सो क्रिएटिनिन से हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट देखते हैं। नॉर्मली इन एज लेस देन 45 ईयर्स वो 120 ml पर मिनट पर 1.73 मीटर स्क्वायर फिल्टर करता है। दैट इज 120 ml पर मिनट पर 1.73 मीटर स्क्वायर ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो इससे जब कम होगा तो हम कह सकते हैं कि किसी पेशेंट्स को किडनी इंजरी है। बट दिस इज अ टेस्ट, जब हम टेस्ट करेंगे तब हमें पता चलेगा। तो उसके सिम्टम्स क्या हैं, तो उसको बताने से पहले किडनी को इंजरी या फेलियर से हम दो तरीके से मोटा मोटा बांट सकते हैं। एक होता है एक्यूट किडनी इंजरी, एक होता है क्रोनिक किडनी डिसीज। एक्यूट किडनी इंजरीज कभी भी आपकी किडनी नहीं काम कर रही है विद इन 3 मंथ्स। 3 मंथ्स के अंदर अगर आपको पता चल रहा है तो वो एक्यूट किडनी इंजरी है। 3 महीने से ज़्यादा पता चल रहा है तो वो क्रोनिक किडनी डिसीज है। अब इन दोनों के ट्रीटमेंट के डिफरेंस में है कि अगर एक्यूट किडनी इंजरी आपको 3 महीने में पता चल गया तो चांसेस है कि आप उसको रिवर्स कर सकते हैं, इरिवर्सिबल इंजरी नहीं हुआ है। बट वो 3 महीने से ज़्यादा हो गया है तो एक सर्टेन एक्सटेंट पे रिवर्सिबल इंजरी हो चुका है। अब उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते बट उसका प्रोग्रेशन को और बढ़ने से रोक सकते हैं। सो तो बेसिकली किडनी फेलियर इज लाइक कि आपके ब्लड में क्रिएटिनिन बढ़ना, आपका यूरिन कम आना, और किडनी इंजरी या फेल होने से जो आपको सिम्टम्स आते हैं वो आना, उसको हम बोल सकते हैं कि वो किडनी फेलियर है। मतलब किडनी फेलियर हम कह सकते हैं कि जब किडनी अपना काम करना बंद कर देती है तो उसको हम किडनी फेलियर बोलते हैं। सर आपने एक्सप्लेन किया कि एक क्रॉनिक होता है, एक्यूट होता है, तो हम समझ सकते हैं कि अगर एकदम से आपकी किडनी फेल हो जाती है तो वो एक्यूट है, और अगर धीरे 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 फेल हो रही है तो वो क्रॉनिक है। कैसे पता चलता है पेशेंट को कि किडनी उनकी फेल हो रही है? मोस्ट ऑफ द टाइम्स जिनको 3 महीने के अंदर किडनी इंजरी होती है वो हॉस्पिटल आ जाते हैं, क्योंकि उनके सिम्टम्स सीवियर होते हैं। पेशाब का एकदम से रुक जाना, पैरों पे सूजन आना एकदम से होगा 3 महीने के अंदर, 1 महीने में भी हो सकता है, आंखों पे सूजन आना, और जो डिसीज है जो किडनी को इन्वॉल्व करते हैं उनके सिम्टम्स आना, जैसे कि पूरे शरीर पर लाल चटट्टे आना, फीवर आना, निमोनिया हो जाना, उसकी वजह से किडनी पे असर आना, या और भी कोई डिसीज है उसकी वजह से जो किडनी पे असर आ रहे हैं उसकी वजह से वो सिम्टम्स आ सकते हैं। उसकी वजह से हमें पता लग सकता है कि एक्यूट किडनी इंजरी। बट द मार्कर एक ही है, वो है जो हम टेस्ट करते हैं, वो क्रिएटिनिन या फिर पेशाब का कम होना। वो एक्यूट किडनी में मेन वो ही है। ठीक है, तो सर किडनी जो फेल होती है, एक किडनी एक बार में फेल होती है, दोनों किडनी एक साथ में फेल हो सकती है? ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम्स मुझसे पूछते हैं कि ऐसा क्या होता है। यूजली ये होता है कि जब हमारा क्रिएटिनिन बढ़ेगा किडनी के काम करने की वजह से, या यूरिन कम होगा, तो दोनों किडनी ही इन्वॉल्व हो रही हैं साथ में मोस्ट ऑफ द टाइम्स। बट समटाइम्स जब किडनी का एक पूरा ट्रैक है, देयर इज 2 किडनीज, यूरेटर एंड देन ब्लैडर। सो मोटा मोटा अगर हम किडनी इंजरी को डिफाइन करें कॉजेज में, तो किडनी से पहले के कॉज जिसको हम बोलते हैं प्री रीनल, किडनीज के कॉज जिसको बोलते हैं इंट्रा रीनल, और किडनी से बाद के कॉज जिसको बोलते हैं पोस्ट रीनल। तो पोस्ट रीनल में अगर आपका ब्लैडर पे ही कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो प्रेशर पीछे जाएगा, तो दोनों किडनी इन्वॉल्व हो सकती हैं। एक यूरेटर ब्लॉक हो गया स्टोन की वजह से, तो एक किडनी इन्वॉल्व रहेगी, दूसरी किडनी ठीक रहेगी, बट वो दूसरी किडनी पहली किडनी का फंक्शन टेक ओवर कर लेगी। ओके, तो अगर ट्रैक में कोई दिक्कत है, जब तक दोनों किडनी इन्वॉल्व ना हो तब तक आपका किडनी इंजरी नहीं होगा। बट सिस्टमिक डिसीज जो पूरी बॉडी में फैली हुई है, तो वो दोनों किडनी को साथ ही इन्वॉल्व करती हैं। क्योंकि बेसिकली एक किडनी से भी इंसान का लाइफ चल सकता है, बिकॉज अटल बिहारी वाजपेयी ऐसा सिंगल किडनी, जिनके ट्रांसप्लांट होते हैं उनकी एक ही किडनी रहती है। तो जब इन्वॉल्व होती हैं तो दोनों ही किडनी इन्वॉल्व होती है, वरना एक किडनी दूसरे किडनी का फंक्शन टेक ओवर कर लेती है। ओके सर, आपने मेंशन किया था कि किडनी स्टोन अगर होता है तो भी दूसरी जो किडनी होती है वो फंक्शन टेक ओवर कर लेती है। अगर एक किडनी में दोनों किडनी में स्टोन नहीं है, एक में है, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन है, तो दूसरा किडनी जो नॉर्मल है वो फंक्शन टेक ओवर कर ओके, तो जिन पेशेंट्स को किडनी स्टोन है उनके लिए किडनी फेलियर के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं? हाँ, देयर आर सो मेनी रिस्क फैक्टर्स किडनी इंजरी के।
द मोस्ट कॉमन इज डायबिटीज. Okay. 80% ऑफ द पेशेंट्स को डायबिटिक की वजह से डायबिटिक किडनी डिसीज होता है. उनके अलग मैकेनिज्म है कि वो कैसे होता है. फिर हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, मोटापा एक बहुत बड़ा कारण है. फिर अदर कॉजेज होते हैं कि बार बार किसी पेशेंट को स्टोन बन रहे हैं, स्टोन बहुत ज़्यादा हो गए हैं. खासकर बच्चों में अगर बार बार स्टोन बन रहे हैं तो वो एक कारण होता है. फैमिली हिस्ट्री ऑफ किडनी डिसीज, अगर फैमिली में आपको किसी को किडनी डिसीज थी, जेनेटिक डिसीज थी, वो बच्चों में ट्रांसफ़र हो गया तो उनको किडनी डिसीज, या आपको आपकी किडनी डिसीज अर्ली ऑनसेट चाइल्डहुड में ही पता चल गई है ड्यू टू जेनेटिक डिजीज, उस टाइम आपने ट्रीट कर भी दिया बट वो एक रिस्क फैक्टर आ जाता है, तो आगे जाके भी आपको किडनी इंजरी या फेलियर हो सकता है. ओके, तो ये कुछ कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं. अगर किसी को कंडीशंस हैं तो उनके लिए किडनी फेलियर के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं. ओके, हमने रिस्क फैक्टर्स डिस्कस किए. मैं सर आपसे थोड़े और सिम्टम्स जानना चाहूँगी, क्योंकि यूजुअली बोलते हैं कि जब किडनी फेल होती है तो बॉडी के ऐसे कोई अलार्मिंग साइंस नहीं होते हैं. हाँ, तो दिस इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. सी, अगर हम और ऑर्गन्स की बात करें तो वो डायरेक्टली वो सिम्टम्स आते हैं तो उसको डिनोट सजेस्ट कर देते हैं कि वो सिम्टम्स हैं. हेडेक है तो ब्रेन में कोई प्रॉब्लम होगा, पैरालिसिस है तो ब्रेन में होगा, चेस्ट पेन है तो हार्ट में होगा, पीलिया हो गया तो लिवर में होगा. किडनी में एज सच डायरेक्ट सिम्टम्स नहीं होते अनटिल अनलेस आपका यूरिन आउटपुट बिल्कुल ही नील हो जाए. उन कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि वो डायरेक्टली डिनोट करेंगे कि आपको किडनी की दिक्कत है. तो ऐसे पेशेंट्स को सटल सिम्टम्स होते हैं, पता नहीं चलते हैं, जैसे कि थकावट होना, भूख ना लगना, बार बार उल्टियाँ होना, खुजली होना, शरीर का पेलनेस होना, अच्छा, वाइट पड़ जाना जिसकी वजह अनीमिया की वजह से, पैरों में सूजन आना. यूजली जब स्टार्ट होती है सूजन आना तो पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि जो पहले स्लीपर्स या शूज़ पहनते थे वो अब टाइट होने लगे हैं. पेशाब में झाग आना, रात में पेशेंट्स जो पहले 1 या 2 बार जाते थे अब वो 2 से 3 बार से ज़्यादा जाने लगे हैं. नॉक्ट्यूरिया जिसको हम बोलते हैं, बार बार पेशाब होना. तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं जो आपको बता सकते हैं कि हाँ किडनी का आपको टेस्ट कराना चाहिए. ओके, अगर किसी को ये सिम्टम्स दिख रहे हैं तो उनको क्या क्या टेस्ट कराने चाहिए? हाँ, तो बेसिक अगर आपको ये सारे सिम्टम्स दिख रहे हैं, आपको एक जनरल टेस्ट में तो सारे टेस्ट ही कराने चाहिए, पर किडनी स्पेसिफिक आपको किडनी फंक्शन टेस्ट, उसमें आएगा आपका यूरिया, क्रेटिनिन. जो क्रेटिनिन मार्कर है वो बड़ा होगा, नॉर्मली 1 से नीचे होता है लेवल, आपका 1 से ज़्यादा बड़ा है तो वो डिनोट कर रहा है कि किडनी का इंजरी हुआ है. फिर यूरिन के टेस्ट आते हैं. यूरिन में इंपॉर्टेंट होता है यूरिन में एल्ब्यूमिन आना. किडनी का काम होता है कि वो एल्ब्यूमिन को रोक के रखता है. ओके, ये एल्ब्यूमिन का क्या काम एल्ब्यूमिन इज अ काइंड ऑफ प्रोटीन. हाँ, प्रोटीन है. तो एल्ब्यूमिन, क्योंकि जो किडनी के नेफ्रॉन्स होते हैं जिसमें ग्लोम होता है और ट्यूबुल्स होते हैं, तो ग्लोम छन्नियों की तरह होते हैं, सीव, तो वो उसको फिल्टर आउट नहीं करते एल्ब्यूमिन को. जब आपकी छन्नियाँ खराब होने लगेंगी तो वो एल्ब्यूमिन फिल्टर होने लगेगा, वो फिर वो ट्यूबुल्स में आएगा, फिर धीरे धीरे करके वो पेशाब में आने लगेगा. तो एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा अगर आपका पेशाब में प्रोटीन आ रहा है, एल्ब्यूमिन आ रहा है, तो आपको झाग आने लगेंगे पेशाब में. कितना स्पेसिफिक प्रोटीन पे कितना ज़्यादा आता है वो अभी स्टिल स्टडीज़ में चल रहा है. तो अगर आपका 1 ग्राम या 1.5 ग्राम से ज़्यादा प्रोटीन आ रहा है, लीक हो रहा है, तो आपको झाग आना चालू हो जाएगा. तो आपको यू हैव टू स्ट्रेट अवे गो टू नेफ्रोलॉजिस्ट, आपको टेस्ट कराना है. जिन पेशेंट्स को ज़्यादा झाग आता है उनको सूजन भी ज़्यादा जल्दी आता है, पैरों में सूजन या आंखों पे सूजन ये आने लगता है. तो आपको 2 टेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक किडनी फंक्शन टेस्ट जिसमें यूरिया एंड क्रेटिनिन, और इलेक्ट्रोलाइट्स भी आते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस. बाकी आपको एक सिंपल मॉर्निंग टेस्ट करना है यूरिन एल्ब्यूमिन चेक करने के लिए. एक स्पॉट टेस्ट होता है यूरिन एल्ब्यूमिन क्रेटिनिन रेशियो. आप ये 2 टेस्ट किए, आपको उससे मोस्ट ऑफ द 90% ऑफ द किडनी डिजीज पता चल जाएंगे. सर, जब हम रिस्क फैक्टर्स की बात कर रहे थे तो आपने बताया था कि जेनेटिकली भी ये स्प्रेड होता है. अगर किसी को किडनी की कोई प्रॉब्लम है तो चांसेस कहीं ना कहीं रहते हैं कि आपको किडनी फेलियर हो सकता है आगे जाके. किस एज ग्रुप में ज़्यादा चांसेस होते होने के? जेनेटिक डिसीज जैसे फैमिली में रन है, जैसे मैं कुछ डिसीज़ के नाम लूँ, ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, ऑटोसोमल रेसिस्टेंट पॉलीकिडनी डिजीज़. तो इनका डिफरेंट एज ग्रुप में होते हैं. तो ADPKD आपका ओल्ड एज ग्रुप में होता है 45. कुछ सिस्टिक किडनी डिजीज़ यंग एज में हो जाते हैं. ऑक्सोलोसिस एक बीमारी है जिसमें बच्चों में ही, आप नियोनेट्स में भी हो सकता है, 1 महीने से लेके 5 साल तक के बच्चों के बीच में भी किडनी स्टोन्स बार बार होते हैं जिसकी वजह से किडनी फेल हो जाता है. तो डिफरेंट जेनेटिक डिसीज़ हैं जो डिफरेंट एज ग्रुप को इन्वॉल्व करती हैं.
तो वो डिपेंड करता है कि पेरेंट्स को किस एज ग्रुप में थी, उनका जेनेटिक टेस्टिंग हुआ था या उनका डायग्नोसिस क्या डिसीज़ था, उस पर डिपेंड करेगा कि वो किस एज में कौन सी जेनेटिक डिसीज़ आपकी किडनी डिसीज़ है। ओके, मतलब अगर पेरेंट्स को जिस एज में हुआ है वो भी एज फैक्टर भी मैटर करता है? एज फैक्टर नहीं, क्योंकि जिस एज में जो डिसीज हुई है हाँ, वो फिर सिबलिंग्स अच्छा। चिल्ड्रन को भी उस एज में होगा, बट वो जेनेटिक डिसीज कब हुई है अच्छा, वो डिपेंड करता है। ओके। अगर किसी को किडनी फेलियर होता है किसी का, तो बॉडी के भी कुछ अलग अलग जो पार्ट्स उनमें भी रिस्क रहता है? हाँ, सी हमारा पूरा जो बॉडी के ऑर्गन सिस्टम है सब इंटीग्रेटेड मैनर में चलते हैं। किडनी के बहुत सारे काम होते हैं, ब्लड को फिल्टर करना, टॉक्सिक मेटाबोलाइट को बाहर निकालना, हार्मोन सिक्रीट करना, इरिथ्रोपोइटिन जो आरबीसीज ब्लड बनाने में काम आता है, और भी कई हार्मोन होते हैं। तो इंटीग्रेटेड वे में वो सारे ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करके मैनेज करके रखता है। तो जब एडवांस किडनी फेलियर में पेशेंट्स चले जाते हैं तो पेशेंट्स को यूरिमिक एनकेफेलोपैथी हो जाता है, पेशेंट गफलत में चले जाते हैं, उनको दौरे आने लगते हैं, हार्ट पे इफेक्ट करता है, फिर लिवर पर भी इफेक्ट करता है, जैसे कि मैंने बताया अनीमिया तो बोन मैरो पर भी इफेक्ट करता है, गट पर भी इफेक्ट करता है, आपको यूरिमिक गैस्ट्राइटिस होता है तो आपको भूख नहीं लगता है, आपकी ब्लीडिंग होने की टेंडेंसी भी बढ़ जाती है। सो किडनी इज एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन, वो इंटीग्रेटेड मैनर में सारी चीजों को ऑर्गन्स को धीरे धीरे करके वो इन्वॉल्व करता है। ओके, तो अगर वो फेल होता है तो बाकी ऑर्गन्स पे भी डायरेक्टली इम्पैक्ट कहीं ना कहीं तो पड़ता ही है। पड़ता है। ओके सर, आजकल की अगर हम लाइफस्टाइल देखें तो स्मोकिंग और अल्कोहल का कल्चर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इससे भी किडनी फेलियर का रिस्क रहता है? स्मोकिंग एंड अल्कोहल डायरेक्टली कॉज किडनी डिसीज या फेलियर नहीं करते, बट ये एसोसिएटेड है किडनी डिसीज से। स्मोकिंग होगा तो आपको एथेरोस्क्लेरोटिक डिसीज बढ़ जाएंगे, आपको हार्ट की दिक्कतें बढ़ जाएंगी, आपको लंग की दिक्कतें बढ़ जाएंगी। तो स्मोकिंग इनडायरेक्टली वे में आपको किडनी को भी इन्वॉल्व कर लेगा कि वो ऑर्गन सॉल्व होंगे। अल्कोहल भी इज एन इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर्स, बट डायरेक्ट एसोसिएशन कोई नहीं है किडनी डिसीज से। तो बट इवन अल्कोहल इज नॉट अ गुड थिंग टू टेक, तो वो लिवर को इन्वॉल्व करता है, हार्ट को भी करता है। पहले की स्टडीज में था कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ अल्कोहल इज बेनिफिशियल, बट अभी तो वी शुड नॉट टेक अल्कोहल। ओके, बोलते हैं कि हमारी बॉडी के लिए हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्या डिहाइड्रेशन की वजह से भी किडनी फेलियर का रिस्क रहता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सी किडनी को फिल्टर करने के लिए सर्टेन अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो चाहिए होता है, उतना ब्लड फ्लो आएगा तो किडनी फिल्टर करेगी। तब जब पानी की मात्रा कम हो जाएगी, जिसको हम डिहाइड्रेशन बोलते हैं, तो वो ब्लड फ्लो भी उतना किडनी पे नहीं जाएगा। तो उसकी वजह से अगर हमारे पास ऑलरेडी पहले से रिस्क फैक्टर्स हैं तो हमारा किडनी इंजरी होने का चांस बढ़ जाएगा। इसलिए गर्मियों में खासकर हमको ज़्यादा पानी पीना चाहिए, बिकॉज इट विल फिल्टर आउट सारे टॉक्सिक मेटाबोलाइट। स्टोन प्रिवेंशन में भी हम बोलते हैं कि पानी ज़्यादा पीना चाहिए। बट अगर एक बार आपका किडनी फेल हो चुका है, वो स्टेज पे पहुंच चुका है जो रिवर्स नहीं हो सकता, जिसको हम बोलते हैं CKD स्टेज 5 या 4, उस कंडीशन में क्योंकि किडनी काम नहीं कर रहा, हम पेशाब ज़्यादा हमारा बन नहीं रहा है, तो उस कंडीशन में हमें फिर पानी को रेस्ट्रिक्ट करना है। बट जब कुछ नहीं हुआ है, किडनी एकदम ऑल राइट है, तो वी शुड टेक एज मच ऑफ वाटर एज वी कैन। बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं कि आप 4-5 लीटर पी लो, बट एज मच एज जो आपका थर्स्ट अलाउ करता है, वो उतना पानी आपको पीना चाहिए। कितना आइडियल अमाउंट होता है? अराउंड 2 to 2.5 लीटर। अच्छा, पर डे पीना चाहिए? पर डे पीना चाहिए। सर्दियों में, गर्मियों में? गर्मियों दोनों टाइम, क्योंकि गर्मियों में ये होता है कि आपका स्वेटिंग ज़्यादा होता है, तो आपका रिक्वायरमेंट उस हिसाब से ज़्यादा बढ़ जाएगा, बट एटलीस्ट 2 लीटर ऑफ वाटर तो पीना चाहिए मिनिमम। ओके, हमने सर किडनी फेलियर के स्टेजेस के बारे में बात की, सिम्टम्स के बारे में बात की, कॉजेज भी हमने डिस्कस किए। अब हम थोड़ा ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। आपने डायग्नोसिस का भी बताया था कि क्या क्या टेस्ट हम कर सकते हैं। तो जब पेशेंट आपके पास आता है, आपने टेस्ट किया कि ठीक है ये सारी चीज़ें निकली हैं, उसके बाद का क्या प्रोसीजर रहता है? हाँ जी, तो अब जैसे आपको पता चल गया सिम्टम्स देख करके ये किडनी डिसीज की ओर दिखा रहे हैं, फिर आपने टेस्ट किया किडनी का क्रेटिनिन बढ़ा है या एल्ब्यूमिन ज़्यादा हो रहा है, तो फिर हमारा काम होता है कि हमें ये पता करना कि किस डिसीज़ की वजह से ये हो रहा है। तो मोस्ट ऑफ द कॉमन कॉजेज इज डायबिटिक किडनी डिसीज, हाइपरटेंशन। अगर आपको एक्यूट किडनी इंजरी है तो उसका एक वर्कअप अलग से चलता है, आपको वो सारे कॉज रूल आउट करने पड़ते हैं, उनके डिफरेंट फिर टेस्ट होते हैं, वो डिफरेंट प्रोटोकॉल में जाते हैं। तो पहला काम होता है कि पहले काम होता है टेस्ट करना कि किडनी इंजरी है, फिर डायग्नोज करना एंड देन द ट्रीटमेंट पार्ट। अगर आपका 3 महीने के अंदर किडनी फेल हुआ है तो सर्टेनली देयर आर सर्टेन अमाउंट ऑफ ड्रग्स
ट्रीटमेंट है जिससे आपका किडनी इंजरी पूरा रिवर्स हो सकता है अगर आपने सही टाइम पर टेस्ट कराया और आपने उसको डायग्नोज किया और आपने उसको ट्रीट किया। बट अगर आप 3 महीने से ज़्यादा हो गया है या वो आपने ट्रीट भी किया पर वो इंजरी इतना सीवियर था कि वो उससे ज़्यादा ठीक नहीं हो पाया, रिवर्सिबल नहीं हो पाया, तो फिर जब वो CKD में जाता है, 3 महीने से ज़्यादा जब इंजरी हो जाता है, तो उसमें फिर हमारा जो प्लान होता है कि वो क्रिएटिनिन और बढ़े ना, उसके प्रोग्रेशन को रोकें। अगर वो प्रोग्रेस हो भी गया है, CKD स्टेज 5 में आ गया, जहाँ डायलिसिस का नौबत आ गया है, तो फिर डायलिसिस करना या ट्रांसप्लांट, जिसको हम बोलते हैं रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो इसमें एक होता है डायलिसिस, एक होता है ट्रांसप्लांट। अब डायलिसिस इज अ मॉडलिटी ऑफ थेरेपी जिसमें 2 तरीके से डायलिसिस होता है। एक होता है हमारा हीमोडायलिसिस, जो आप ब्लड निकालेंगे बॉडी से, मशीन में डालेंगे, फिल्टर करेंगे, वापस कर देंगे। एक होता है पेरिटोनियल डायलिसिस, पेट का डायलिसिस। इसमें आप पेट के बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है उसमें फ्लूइड डालते हैं, वो एज एन फिल्टर का, मेम्ब्रेन फिल्टर का काम करता है और फिर वो आपका डायलिसिस होता है। बेसिक 2 मॉडलिटीज हैं, दैट इज पेरिटोनियल डायलिसिस एंड हीमोडायलिसिस। ओके सर, किडनी ट्रांसप्लांट के लिए डोनर्स कैसे मिलते हैं उसके बारे में भी थोड़ा बताइए। हाँ, सी फॉर ट्रांसप्लांट पर्पस हम अगर डिवाइड करें डोनर को तो 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज लिविंग डोनर एंड वन इज डिसीज डोनर। सो डिसीज डोनर इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैडेवरिक ट्रांसप्लांट। जो पेशेंट रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, जिनको वो ब्रेन डेड हो गए, उन्होंने ऑर्गन डोनेशन के लिए कंसेंट दिया या उनकी फैमिली ने, तो हम उनसे किडनी ले सकते हैं। डिसीज, जिसको हम डिसीज डोनर बोलते हैं। इंडिया में वो परसेंटेज बहुत कम है। लिविंग डोनर में भी जो जिंदा हैं, जो डोनेट करना चाहते हैं, तो उनको हम लिविंग डोनर बोलते हैं। तो लिविंग डोनर में आपके रिलेटेड लिविंग डोनर होना चाहिए, आपके फैमिली का कोई फैमिली मेंबर, मदर, फादर, सिस्टर या योर वाइफ। डिस्टेंट रिलेटिव भी ले सकते हैं, बट वो सारे प्रोटोकॉल्स एंड टेस्ट आपको फॉलो करने पड़ेंगे, तो आपको डोनर मिल सकता है। ओके सर, अगर हम किडनी की हेल्थ के बारे में बात करें, हमने अभी ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस किया, एक्चुअल में ऐसे कौन से फूड आइटम्स होते हैं या कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं या खाने की चीज़ें हैं जो हमारी किडनी के लिए अच्छे होते हैं, किडनी हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं? बेसिकली जो इम्पॉर्टेंट फूड जो हम और ऑर्गन्स के लिए यूज करते हैं वो स्पेसिफिकली किडनी के लिए भी है। ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं है कि आप किडनीज के लिए आप अलग कुछ फूड आइटम यूज करें। एक डाइट है जिसको हम बोलते हैं डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन एंड मेडिटेरियन डाइट। तो जो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स को हम देते हैं, तो नॉर्मली जो हम फूड और ऑर्गन्स के लिए करते हैं हम वही यूज करें। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ज़्यादा खाएं, ब्रेकफास्ट हैवी लें, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को बिल्कुल अवॉइड करें, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स थोड़ा लें। जो जितना परसेंटेज ऑफ एक डाइटिशियन आपको बताता है कि इतना % कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन लें। कोशिश करें नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन लें, वेजिटेरियन प्रोटीन लें, नॉन वेज प्रोटीन कम लें। तो ये स्पेसिफिक है। स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूँ, बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनको किडनी स्टोन्स होते हैं, उनमें हमें थोड़ा डाइटरी मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। तो उसमें हम बोलते हैं कि हमें लो ऑक्सलेट डाइट देना है, क्योंकि स्टोन फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाता है ऑक्सलेट रिच डाइट में। तो उसमें हम बोलते हैं कि स्पिनच कम खाएं, कैबेज कम खाएं, जो कैंड फूड होते हैं वो कम खाएं, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं वो कम पिएं, जिससे कि ऑक्सलेट कंटेंट आपका यूरिन में ज़्यादा जाए, स्टोन बनने के चांसेस है। तो वो सारे अवॉइड करने चाहिए। पहले की स्टडीज़ ये भी बोलते थे कि आपको कैफीन प्रोडक्ट्स भी अवॉइड करने हैं, बट नाउ यू कैन टेक, नॉट इन लार्ज अमाउंट, थोड़ा थोड़ा अमाउंट में आप ले सकते हैं। उन कंडीशंस में थोड़ा डाइट आपका डिफरेंट है। जब हमको किडनी डिसीज हो जाता है उसमें डाइट का ज़्यादा इंपॉर्टेंस है रादर देन किडनी डिजीज होने से पहले, कि फूड आइटम्स इतना इफेक्ट नहीं करते। जो आपके नॉर्मल ऑर्गन्स के लिए इंपॉर्टेंट डाइट है आपको लेना है। जब आपको किडनी डिसीज हो गया, वो इस लेवल पे आ गया कि आपको क्रोनिक किडनी डिसीज हो गया, तब हम बोलते हैं कि आपको थोड़ा प्रोटीन रेस्ट्रिक्टेड लेना है। यूजली हमको 0.8 to 1 ग्राम प्रोटीन लेना है पर kg पर डे। जो किडनी डिजीज हो गए उनको हमें थोड़ा कम लेना है, 0.6 to 0.8। बट दीज आर ऑल आर स्टडीज ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज, क्योंकि वहाँ पे नॉन वेज प्रोटीन इंटेक बहुत ज़्यादा होता है। वी ऑलरेडी आर अ डिफिशिएंट प्रोटीन डाइट, हम वैसे ही बहुत कम लेते हैं। तो मैं अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ जिनको क्रोनिक किडनी डिजीज हो गया कि आपको प्रोटीन रेस्ट्रिक्शन नहीं करना है, क्योंकि आप ऑलरेडी प्रोटीन रेस्ट्रिक्टेड डाइट ले रहे हैं। आप दालें जो खा रहे हैं वो खाते रहिए, आप जो पनीर खा रहे हैं वो खाते रहिए, सोयाबीन खा रहे हैं वो खाते रहिए। बट जब किडनी डिसीज आपका स्टेज 5 में चल गया है और डायलिसिस आ गया, तो आपको फिर इनका अमाउंट बढ़ाना है। तो आप फिर नॉन वेज प्रोटीन भी बढ़ा सकते हैं। एग इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, वो आपको ज़्यादा अमाउंट में लेना है।
तो वो जब सीकेडी हो गया है, वो स्टेजेस पे डिपेंड करेगा कि आपको फिर डाइटरी आपकी अप्रोच क्या होनी कैसी होनी चाहिए। तो अगर फॉर एग्जांपल किसी व्यक्ति को अगर किडनी प्रॉब्लम्स नहीं है तो वो जो नॉर्मल डाइट होती है वो ले सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है एज सच कोई। अब ऑब्वियसली अब वो तला भुना ना खाए, जी जी, कोई भी चीज की शुगर कंटेंट फूड ज्यादा ना खाए, एक बैलेंस डाइट जो नॉर्मल होता है वो खाए, पानी पर्याप्त मात्रा में ले और फ्रूट्स जरूर खाए। ओके सर, हम बोलते हैं कि ऑयल अगर हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो हमारे हार्ट पर तो उसका असर पड़ता ही है, क्या किडनी पर भी उसका कोई असर पड़ता है? सी, अब हार्ट पे असर क्यों पड़ता है? क्योंकि वो एथेरोस्क्लेरोसिस कराता है, जो हार्ट की वेसल्स है उसमें चर्बी जमा करता है, फैट, वो जो फैट एंड चर्बी, तो ऐसे वो किडनीज में की भी जो वेसल्स होती है उसमें भी कर सकता है जी। तो उसको हम बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोटिक किडनी डिजीजेस, एथेरोस्क्लेरोटिक रीनल वेस्कुलर डिजीजेस। तो ऐसा वो किडनी को अफेक्ट नहीं करेगा, बट वो किडनी की जो छन्नियां हैं उनको अफेक्ट नहीं करेगा, पर उस पे जो छन्नियों पे जो ब्लड वेसल्स आ रही हैं, छन्नी को ब्लड सप्लाई करे, उनको अफेक्ट करेगा। तो इवेंचुअली वो कर सकता है डिसीज, पर वो हार्ट का जैसे हार्ट अटैक होता है वैसे अफेक्ट नहीं करेगा, बट हाँ कर सकता है। हेल्दी ऑयल क्या इस्तेमाल कर सकते हैं हमारी जो ऑडियंस है? बेसिकली मैं अपने पेशेंट्स को सजेस्ट करता हूँ कि आप ट्राई टू अवॉइड ऑयल। अच्छा, आपको लेना है तो आप शुद्ध देसी घी में ही सब कुछ पकाएं, थोड़ा महंगा है बट इट इज द बेस्ट किसी चीज को यूज करने के लिए। बिल्कुल। बट अगर आप ले रहे हैं तो आप यू कैन लो अमाउंट ऑफ सनफ्लावर ऑयल यूज कर सकते हैं। आई विल सजेस्ट टू यूज सैचुरेटेड फैटी एसिड, दैट इज नॉर्मल देसी घी। ओके, वो बेटर है। बिल्कुल। हमने अभी सर डाइट के बारे में डिस्कशन किया, लाइफस्टाइल की अगर हम बात करते हैं तो डाइट और एक्सरसाइज दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। हाँ जी। क्या कोई ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो हमारी किडनी हेल्थ को इम्प्रूव करने में मदद कर सकती हैं? इसमें इसका जवाब भी सिमिलर है कि आप जो और एक्सरसाइज ऑफ और ऑर्गन्स के लिए करते हैं वो यही करें। 150 मिनट पर वीक का आपको ब्रिस्क वॉकिंग एक्सरसाइज करना है, जो हार्ट के लिए भी बेनिफिट है। तो ब्रिस्क वॉकिंग का मतलब ये नहीं कि आप चलें या बहुत दौड़ें, आपको इतना तेज चलना है कि आपको पसीना आने लगे, सुना ना आपको लेके स्मॉल जॉगिंग। तो वही है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में, योर स्लीप साइकिल शुड बी एडिक्वेट। आपको मिनिमम 8 आवर्स ऑफ स्लीप लेना है। ट्राई टू स्लीप बिफोर 11 o'clock एंड ट्राई टू वेक अप बिफोर 6 o'clock मॉर्निंग। गो फॉर अ वॉक। ये सारी चीज़ें हैं। बट हाँ, आप आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करना चाहते हैं, वेट गेनिंग एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स वेट गेन करने के लिए क्रिएटिनिन सप्लीमेंट लेते हैं, दे शुड ट्राई टू अवॉइड इट, क्योंकि वो फिर वो ब्लड में भी आने लगता है, तो हमको डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है कि ये क्रिएटिनिन वो जो प्रोडक्ट लिया उसकी वजह से बढ़ा हुआ है कि जो बॉडी से निकला उसकी वजह से जी। बट मोस्ट ऑफ द बॉडी बिल्डर्स यूज करते हैं जी। सप्लीमेंट्स की आपने बात की, दे शुड अवॉइड सप्लीमेंट्स। ओके, कंप्लीटली आई वुड सजेस्ट कंप्लीटली वो अवॉइड करना चाहिए। ओके और क्या क्या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं जो पेशेंट्स को या जो ऑडियंस है उनको करने चाहिए अगर उनको अपनी किडनी जो है हेल्दी रखनी है? बेसिक टू आई वुड सजेस्ट टू हैव अ गुड स्लीप साइकिल, ओके 8 hours of minimum sleep, and to have at least a 150 minute of walk per week in the morning. अगर वो वेट गेन एक्सरसाइज करते हैं, वेल एंड गुड, अच्छी बातें करना चाहिए। योगा आप कर सकते हैं, योगा इज ऑलवेज बेनिफिशियल। बेसिक एज एन स्पेसिफिक किडनी के लिए कोई डिफरेंट एक्सरसाइज नहीं है। ओके सर, किडनी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए ना जब मैं देख रही थी सोशल मीडिया पर बहुत सारे ऐसे वीडियोस भी मिले मुझे जिसमें बताया जा रहा है कि आप ये जूस पी लो, इससे आपकी किडनी डिटॉक्सिफाई हो जाएगी। काले नमक का पानी पी लो, उससे जूस, फूड, काला नमक का पानी, ये दीज आर नॉट डिटॉक्सिफाइंग एजेंट ना। किडनी खुद ही एक डिटॉक्सिफाइंग ऑर्गन है जी। कोई फूड आपके उस चीज को डिटॉक्सिफाई नहीं करेगा, वो तो किडनी खुद ही डिटॉक्सिफाई कर रहा है। एज सच कोई फूड नहीं है जो डिटॉक्सिफाई कर सकता है। फ्रूट आइडियली आई सजेस्ट कि आप फ्रूट जूसेस ना पिया करिए। अच्छा, फ्रूट्स, रॉ फ्रूट्स में ज़्यादा बेटर है। फ्रूट जूस में ओनली शुगर कंटेंट रह जाता है, उसके फाइबर्स तो हट जाते हैं। तो आप रॉ फ्रूट्स खाइए, रिच इन पोटेशियम, रिच इन अदर मिनरल्स। तो वो फ्रूट, सीजनल फ्रूट जो आते हैं वो खाइए, वो लीजिए, वो बेटर है। ऑलवेज एवरी सीजन, वो हर ऑर्गन के लिए ही बेटर, नॉट स्पेसिफिकली फॉर किडनी। तो वो ऐसा कोई ऐसा डिटॉक्सिफाइंग एजेंट नहीं है कि आपने वो लिया और आपका किडनी सेल पर डिटॉक्सिफाइंग ऑर्गन। बिल्कुल। तो ऐसा कुछ ऐसा फूड नहीं है। सर जैसे हमने अभी एक मिथ डिस्कस किया, आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं वो भी कुछ ना कुछ मिथ्स लेके आते होंगे, क्या अब तक का वियर्डेस्ट मिथ आपको सुनने में आया है? वियर्डेस्ट मिथ जो बेसिकली जो हमारे पास नेफ्रोलॉजिस्ट पे पेशेंट जब रेफर होके आता है तो 95% उसका किडनी इंजरी हो चुका होता है। ठीक है, वो अपने पहले स्टेज में तो आ ही नहीं पाता है। तो उसमें मैंने बेसिकली देखा है कि जो क्रोनिक किडनी डिसीज के पेशेंट्स होते हैं वो, उनको हम जब बोलते हैं कि आपको नमक कम करना है, नमक कम खाना है, जो टाटा सॉल्ट है, तो वो उसको सब्स्टिट्यूट करके
रॉक सॉल्ट, काला नमक, रॉक सॉल्ट, सेंधा नमक खाने लगते हैं, तो सेंधा नमक का कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं है, उसमें ओनली पोटेशियम क्लोराइड होता है, पोटेशियम कंटेनिंग सॉल्ट है वो। तो हमारा किडनी वैसे काम नहीं, किडनी का काम होता है पोटेशियम को सिक्रीट करना, ठीक है। तो अगर आप रॉ नमक जो खाएंगे, काला सेंधा नमक, रॉक सॉल्ट, तो वो और पोटेशियम कंटेंट बढ़ाएगा। तो मैं सारे पेशेंट्स को बोलता हूँ कि आपको नॉर्मल टाटा सॉल्ट ही खाना है, बस उसका अमाउंट कम करना है। बहुत सारे पेशेंट्स प्रोटीन कंटेंट बहुत कम कर देते हैं, क्योंकि अब वो डायलिसिस पे आ गया, उनको प्रोटीन कम खाना है, तो वो भी नहीं करना है। डायलिसिस में उल्टा प्रोटीन ज़्यादा खाना है, क्योंकि पेशेंट कैटाबॉलिक स्टेट में है, तो आपको आपकी कैलोरी इंटेक भी बढ़ जाती है, आपका प्रोटीन कंटेंट भी बढ़ जाता है। बाकी जो भी नॉर्मल फूड है, जो नॉर्मल है, वो आप सब खा सकते हैं, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि आपको ये नहीं खाना है। क्योंकि फिर अगर मैं क्रोनिक किडनी डिसीज की डाइटरी में जाऊँ तो वो उसका फिर एक अलग पूरा चैप्टर है कि आपको फिर ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, वो फिर अलग टॉपिक में चला जाएगा। ओके, बीइंग अ नेफ्रोलॉजिस्ट, आपके करियर का सबसे ज्यादा वियर्डेस्ट या फिर स्कैरी केस कौन सा रहा है? ना एज सच तो स्केरियस्ट केसेस तो कोई नहीं होता है, सारे नॉर्मल केसेस भी नहीं बोलूँगा, बट स्केरियस्ट केसेस तो नहीं होता है, बट these are all okay, we have to diagnose them and we have to treat them। तो as such कुछ scariest तो मैं नहीं बोलूँगा, because we are not surgeons जी। so ना, तो surgeons को ज़्यादा उनको difficult and scariest cases मिलते हैं, तो we are a nephrologist, तो हमको ऐसा कुछ scariest तो नहीं मिला मेरे को, तो आज ऐसा कुछ है भी नहीं केस अच्छा कि जो scariest हो। किडनी फेलियर की अगर हम बात करें, हमने ट्रीटमेंट तो कम्प्लीटली डिस्कस किया ही था, अगर किसी का किडनी लास्ट स्टेज पर है तो भी वो कम्प्लीटली क्योर हो सकता है? अब पेशेंट का लास्ट स्टेज जैसे कि सीकेडी स्टेज 5 में है, तो वो कम्प्लीटली क्योर तो नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया ना, दो तरह का इंजरी है, एक तो रिवर्सिबल और एक इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल मतलब वो ठीक हो सकता है, रिवर्सिबल मतलब ठीक हो सकता है, इरिवर्सिबल ठीक नहीं हो सकता है। तो उन केसेस में यही होता है कि आपको और किडनी की डिसीज के प्रोग्रेशन को रोकना है। ओके, अगर वो स्टेज 5 में आ गया, उसकी कंडीशन आ गया कि उसको डायलिसिस करना है, तो बेटर है कि उसको फिर डायलिसिस करना चाहिए, क्योंकि इतने यूरेमिक टॉक्सिन्स बॉडी में जमा हो गए हैं, वो किडनी को और हार्म कर रहे हैं। तो बेटर है कि उस टाइम हमें डायलिसिस स्टार्ट कर देना चाहिए या फिर अर्ली ट्रांसप्लांट पे चले जाना चाहिए, बिकॉज ट्रांसप्लांट ऑप्शन हैज़ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब डायलिसिस करवाएंगे तो आपको हॉस्पिटल आना पड़ेगा हफ्ते में 2 या 3 बार, तो योर क्वालिटी ऑफ लाइफ गेट हैम्पर्ड। आप ट्रांसप्लांट करा लेंगे तो आप घर रह सकते हैं, नॉर्मल ऑफिस में काम कर सकते हैं, आपको वो सर्टेन अमाउंट ऑफ ड्रग्स हैं वो डेली खाना है, लाइफ लॉन्ग खाना है, तो आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ विल बी बेटर इन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स। ओके, जब किडनी फेल हो जाती है, अगर दोनों किडनी फेल हैं, तो ट्रीटमेंट जो होता है, आप सर्जरी जो करते हो वो एक साथ ही होती है या फिर एक एक टाइम लेकर करते हैं? किडनी इंजरी के मेटाबॉलिक कॉजेज हो सकते हैं, कुछ सर्जिकल कॉजेज हो सकते हैं। जो मेटाबॉलिक कॉजेज है उसमें आपको मेडिकली ट्रीट करना है, जो सर्जिकल कॉजेज है उसमें सर्जरी करना होता है, बट वो बहुत मिनिमम ऐसी चीज़ है, जैसे कि स्टोन हो गया तो सर्जरी से उसको निकालना है, किडनी में पस बन गया तो उसको आपको, वो सर्जिकल इंटरवेंशंस है। या किडनी आपकी बहुत बड़ी हो गई ड्यू टू उसमें सिस्ट इतने आ गए, उसमें बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, तो आपको पूरी किडनी निकालना है या कुछ पार्ट को निकालना है, जिसको हम पार्शियल नेफ्रेक्टमी बोलते हैं, या पूरी निकालना है तो पूरा किडनी नेफ्रेक्टमी बोलते हैं। उन केसेस में सर्जिकल इंटरवेंशन है, बट अगर जो मेटाबॉलिक कॉजेज है तो आपको मेटाबॉलिक कॉजेज को ट्रीट करना है, किडनी आपका ठीक हो सकता है। सर, अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो यूजुअली ट्रीटमेंट में कितना टाइम लगता है? हाँ, वो डिपेंड करेगा कि किस डिसीज़ ने किडनी इंजरी कराया है। कुछ ट्रीटमेंट आपके जैसे इन्फेक्शन हो गया तो आप 7 days to 14 days एंटीबायोटिक देंगे, उसके बाद किडनी भी ठीक होने लगेगा। ऑटोइम्यून डिसीज़ की वजह से हुआ है तो 6 months to 3 years तक भी ट्रीटमेंट चल सकता है। ड्यू टू डायबिटीज़ हाइपरटेंशन है तो आपको लाइफ लॉन्ग डायबिटीज़ हाइपरटेंशन का मेडिसिन लेना है। वंस वो क्रोनिक किडनी डिसीज स्टेज 5 में चला गया तो आपको फिर उसके कॉम्प्लिकेशंस को मैनेज करने हैं और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट लेना है। ओके, एंड आफ्टर द ट्रीटमेंट जो पेशेंट्स होते हैं उनको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत होती है? प्राइमरी जिस डिसीज़ की वजह से जो किडनी इंजरी हुआ है उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो आपको रूटीन टेस्ट इन्वेस्टिगेशन कराने हैं। आपको देखना है कि वो डिसीज़ फिर से रिलैप्स तो नहीं हो रही है। जिस डिसीज़ की वजह से हुआ है उसकी मेडिकेशंस को रेगुलरली लेते रहना है जब तक, जिस नेफ्रोलॉजिस्ट ने जब तक बोला है। बाकी एज सच तो डिफरेंट नहीं है। ओके सर, एट लास्ट कोई मैसेज आप हमारी ऑडियंस को देना चाहेंगे, ताकि अगर उनको कोई किडनी फेलियर के सिम्टम्स दिख रहे हैं उनको क्या करना चाहिए ऑन स्पॉट, और क्या क्या ऐसी चीज़ें जिनका ध्यान देना बहुत ज़रूरी है?
हाँ, मैं सारे पेशेंट्स को भी यही बताना चाहूँगा कि आप जब भी अपना किडनी फंक्शन टेस्ट कराएं या यूरिन टेस्ट कराएं, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि जब आपका क्रेटिनिन 1 to 2 के बीच में जा रहा है, तो जब वो 1 से 2 के बीच में चला जाता है तो आपका 50% इंक्रीज हो चुका है क्रेटिनिन। इसका मतलब है कि 50% फंक्शन रिड्यूस हो चुका है। तो आपको जो भी इंटरवेंशन करना है वो 1 to 2 क्रेटिनिन के बीच में ही करना है। आप तो जब भी आपका 1 से 2 क्रेटिनिन गया, आपको नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाना है, आपको डायग्नोज करना है क्यों हुआ है और उसका ट्रीटमेंट लेना है। एज यूजुअल आपको एडुकेट इनटेक ऑफ फ्लूइड लेना है, अराउंड 2 लीटर ऑफ वाटर, 1.5 to 2 to 2.5। एडुकेट डाइट लेना है, गुड स्लीप, एटलीस्ट 8 hours ऑफ स्लीप एंड नॉर्मल एक्सरसाइजेस। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। आज आपने हमें और हमारी ऑडियंस को किडनी फेलियर पर इतनी इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन दी, उनको बताया कि क्या क्या मेजर सिम्टम्स हो सकते हैं और क्या स्टेप्स उनको लेने हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच सर। आई होप आज का वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल NBT लाइफ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।